दलाल लोग संपर्क करते हैं अभ्यर्थी से, तो आप तुरंत उसकी सूचना दीजिए ना, आर्थिक अपराध इकाई को, पुलिस को, किसी को भी सूचना, सरकारी एजेंसी जो भी है उनको सूचना दीजिए आप लोग। जब रिजल्ट आता है तो न कट ऑफ, न किसी का मार्क्स बताया जाता है, न उससे पहले आंसर बताया जाता है। तो इस तरह की बहाली जो हो रही है, तो ये इसको क्या माना जाए? क्या लक्की ड्रॉ मान ले? जो पीटी का लिखित परीक्षा का रिजल्ट आया, सिर्फ रोल नंबर जारी किया गया कि फलना फलना रोल नंबर को सफल घोषित किया गया। जब रिजल्ट आता है तो न कट ऑफ, न किसी का मार्क्स बताया जाता है, न उससे पहले आंसर बताया जाता है। तो इस तरह की बहाली जो हो रही है, तो ये इसको क्या माना जाए? क्या लक्की ड्रॉ मान ले? जो पीटी का लिखित परीक्षा का रिजल्ट आया, सिर्फ रोल नंबर जारी किया गया कि फलना फलना रोल नंबर को सफल घोषित किया गया। यही चीज क्या अन्य भर्ती आयोग में नहीं हो सकता? बिल्कुल। दरोगा बहाली, सिपाही बहाली में बीएसएससी सचिवालय सहायक में नहीं हो सकता? अभी रविवार को सचिवालय सहायक मेंस की परीक्षा हुई है, उसमें न क्वेश्चन दिया गया, न ओएमआर शीट का कार्बन कॉपी दिया गया, कुछ नहीं, न आंसर बताया जाता है, न कट ऑफ, न मार्क्स। तो क्या ये तरीका हुआ आपका? एग्जाम लेने का क्या मतलब हुआ? पीटी में भी वही तीनों शिफ्ट का पेपर लीक। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भारत लाइव में। और अक्सर आप मेरे से राजनीतिक विश्लेषण सुनते होंगे, अलग अलग तरह के राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को जानते होंगे, लेकिन आज हम एक अलग विषय लेकर के बैठे हैं जो राजनीति से भी ज़्यादा गंभीर है। इस गंभीर विषय ने कहीं ना कहीं बिहार और बिहार के युवाओं को हिला करके रख दिया है। आपको बताएं कि बिहार में अक्सर सरकार नौकरी के लिए वैकेंसीज निकालती है, आवेदन होते हैं, पर नौकरी नहीं मिलती है। जब नौकरी के लिए आवेदन हो जाते हैं तो समस्याएं हो जाती हैं कि कुछ उसमें अलग ट्विस्ट हो जाता है। डोमिसाइल को लेकर के बातें हो रही हैं, तो फिर क्वेश्चन पेपर लीक हो जाने की बात हो रही है। और कई ऐसे वैकेंसीज हैं जिसमें सरकार तो बोलती ही नहीं है कि जो आप परीक्षा दिए उसमें आपका प्रदर्शन कैसा रहा, जो क्वेश्चन आए वो क्वेश्चन क्या थे, परिणाम आए तो उस परिणाम में कट ऑफ लिस्ट क्या था। परिणाम में सिर्फ और सिर्फ ये कह देती है कि फलाने 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 को नौकरी मिल गई। अगर आप पूछते हैं तो सरकार के पास कोई जवाब नहीं होता है। जवाब अगर देती भी है तो वो आधे अधूरे मन से। इन सारी बातों को लेकर के, इन सारी समस्याओं की जड़ कहीं ना कहीं वो व्यवस्था है जिस व्यवस्था में सरकार की नीयत पर शक होता है। और जब शक होता है तो ये पूरा का पूरा माहौल आंदोलन की तरफ शिफ्ट कर जाता है। हमारे बगल में दिलीप जी हैं, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। लगातार ये अपने लिए नहीं, क्योंकि अपने लिए जो कष्ट इन्होंने झेला जब बीपीएससी की तैयारी कर रहे थे, उस कष्ट को लेकर के इतना ज़्यादा ही दुखी हुए कि इन्होंने और लोगों के कष्ट को दूर करने का एक बीड़ा उठाया है। आज छात्र नेता के रूप में ये जाने जाते हैं। और विभिन्न वैकेंसियाँ जो सरकार की निकलती है, उस वैकेंसियों में क्या खामियाँ हैं उसको लेकर के लोगों तक पहुँचते हैं, उन अभ्यर्थियों के पास पहुँचते हैं, और सभी इन्हें नेता नहीं भाई मानते हैं। एक अलग पहचान लेकर के दिलीप जी हैं। आज हम जिस विषय को लेकर के आए हैं वो विषय बड़ा ही गंभीर है। और अब तक 3-4 ऐसी बहालियां सरकार में हुई सिपाही की, जिसमें बहुत सारी चीज़ें अभी भी संशय की स्थिति में हैं, और कैसे होता है ये किसी को पता नहीं है। सरकार से जब पूछते हैं तो बहुत सारी बातें नहीं बता पाती है। मेरी बात एक बार इसी विषय पर दिलीप जी हो रही थी अभयानंद जी से। उन्होंने बताया था कि उनके समय में भी बहालियां हुई थी और बहालियों को लेकर के उन्हें प्रभावित करने की कोशिश की गई थी। मैं बहुत खुले मंच से बता रहा हूं। उन्होंने उसके लिए एक अलग व्यवस्था किया था और उन्होंने पूरा वीडियोग्राफी किया था, एक एक सेकंड का वीडियोग्राफी करेक्ट किया था। और उन्होंने स्पष्ट बताया था कि किसी भी तरह का प्रभाव उन पर हावी नहीं होगा। जब वैकेंसी खत्म हो गई, जब लोग का परीक्षण हो गया, लोगों की नियुक्ति होने लगी, तो 6-7 लोगों ने, इसलिए बताना ये संदर्भ जरूरी है क्योंकि आप उसी विषय में काम कर रहे हैं, 6-7 लोगों ने कंप्लेन किया था कि वो तो सब तरह से फिट थे, फिर उनकी क्यों नहीं हुई है, वो देखना चाहते हैं कि उनमें कहाँ कमी रह गई है। और जिन लोगों ने भी आरटीआई के द्वारा या विभिन्न माध्यमों के द्वारा किया था आवेदन, उन लोगों को उन्होंने जब कैमरे का वो फुटेज दिखाया तो वो सारे लोग माफ़ी मांग करके और वापस हुए। एक ये पारदर्शिता थी। इसी संदर्भ में उन्होंने कहा था, हालांकि ये बात मुझे नहीं कहनी चाहिए थी, ऑफ द रिकॉर्ड है, लेकिन ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि इस पर इतना ज़्यादा सरकार पर आरोप लग रहे हैं, चाहे वो बीपीओसी हो, चाहे शिक्षक बहाली हो, चाहे फिर आपको सिपाही बहाली हो। उन्होंने कहा था कि एक उस समय के नेताजी थे जो काफ़ी उनको प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने उनकी एक नहीं सुनी और फेयर एंड फ्रेश बहाली हुई।
दिलीप जी, आप हमारे साथ हैं। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे उसमें सिपाही भर्ती है। सिपाही भर्ती के लिए लगभग 21,000 से ज़्यादा लोगों को कहा गया है कि आप एलिजिबल होंगे, जिसके लिए करीब 4 लाख के आसपास आप बता रहे थे कि 23 से 24 लाख के आसपास आवेदन आए हैं। ऐसी स्थिति में इस पूरे प्रक्रिया को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो सरकार को धन्यवाद देंगे इस चीज़ के लिए कि 21,391 पदों पे सिपाही की बहाली निकाली गई, जो कि इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी बहाली है सिपाही पद के लिए। तो इसलिए बिहार सरकार को धन्यवाद, नीतीश तेजस्वी सरकार को धन्यवाद। लेकिन सवाल फिर वही घूम फिर के आ जाता है कि सबसे बड़ी वैकेंसी तो आपने निकाल दिया, लेकिन क्या सबसे ज़्यादा पारदर्शिता के साथ और बिना धांधली सेटिंग के बहाली पूरी होगी? इसकी गारंटी सरकार देगी? अभ्यर्थियों को भरोसा सरकार देगी? सरकार की तरफ से तो कोई जवाब नहीं आ रहा है। CSBC जो भर्ती आयोग है इसके लिए, उसके तरफ से भी जवाब नहीं आ रहा है और लिपापोती की जा रही है। इससे पहले सिपाही का 3-4 बहाली जो लगातार आया, उसमें अभी तक ये देखा गया है कि लिखित परीक्षा में भी धांधली सेटिंग के आरोप लगे हैं। और लिखित परीक्षा जो PT परीक्षा जिसको भी कहते हैं, उसका तो आंसर एग्जाम से आधा घंटा 1 घंटा पहले व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में आ जाता था सारे का। पिछले जो 10 साल के दरमियान जो भी एग्जाम हुआ है, उन सभी का सिपाही बहाली की मैं बात कर रहा हूँ, वो आंसर व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल हो जाता है। लेकिन इसको फिर लिपापोती कर दिया जाता है CSBC के द्वारा कि नहीं, कोई आउट नहीं हुआ, शांतिपूर्वक एग्जाम संपन्न हुआ। उसके बाद जब रिजल्ट आता है PT का, तो न कट ऑफ दिया जाता है, न परीक्षार्थियों का मार्क्स बताया जाता है। और जब PT परीक्षा होती है, लिखित परीक्षा, तो उसमें न क्वेश्चन दिया जाता है, न ही OMR शीट की कार्बन कॉपी दिया जाता है। जब रिजल्ट आता है तो न कट ऑफ, न किसी का मार्क्स बताया जाता है, न उससे पहले आंसर बताया जाता है। तो इस तरह की बहाली जो हो रही है, तो ये इसको क्या माना जाए? क्या लक्की ड्रॉ मान ले? जो PT का लिखित परीक्षा का रिजल्ट आया, सिर्फ रोल नंबर जारी किया गया कि फलना फलना रोल नंबर को सफल घोषित किया गया है, लेकिन उस रोल नंबर को कितना मार्क्स आया ये भी नहीं बताया जा रहा है। जो फेल किए उनको कितना मार्क्स आया ये भी नहीं बताया जा रहा है। किस क्वेश्चन का आंसर आयोग ने क्या सही माना ये भी नहीं बताया जा रहा। आखिर अभ्यर्थी को तो ये पता होना चाहिए ना कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या सही है, कितना उनको मार्क्स आया, कितना कट ऑफ गया, अगली बार वो कितना और तैयारी करे कि वो उस कट ऑफ को पार कर पाए। एक होता है ना कि कोई भी बहाली होती है, BPSC हो या कोई भी हो, तो एक जो कट ऑफ होता है तो उसी के रेंज में होता है कि अगला साल चलिए इससे 2-4 नंबर आगे जा सकता है कट ऑफ, उसी अनुसार लोग तैयारी करते हैं। लेकिन ये लोग कुछ नहीं बताएंगे, ना क्वेश्चन देंगे, ना OMR शीट का कार्बन कॉपी देंगे, ना आंसर बताएंगे, ना मार्क्स बताएंगे, ना कट ऑफ बताएंगे। तो ये किस तरह की बहाली हो रही है? फिजिकल टेस्ट जब होता है तो हमारे पास 1-2 नहीं, पिछले 5-7 साल में हजारों अभ्यर्थियों का फोन आया कि हमारा जो मार्क्स आना चाहिए फिजिकल में जो आता है उनको पता चल जाता है। क्योंकि फिजिकल में है कि दौड़ेंगे तो इतना मार्क्स हमको आएगा, हाई जंप में इतना आएगा, वो जोड़ के पता हो जाता है कि इतना मार्क्स हमको आए, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं होता है। और अभ्यर्थी बताते हैं कि हम फेल कर गए हैं, बाद में पता चलता है कि इतना से पास होना था और हमको 1-2 नंबर कम आया। जब RTI से मंगाया, कुछ लोग को तो सही से जवाब भी नहीं मिलता, कुछ लोग को मिलता है, तो पता चलता है कि इतना कट ऑफ गया और 1-2 नंबर से मात्र वो फेल कर गए। और अभ्यर्थियों का आरोप है कि उनका जितना कट ऑफ है उनसे 5-7-10 नंबर ज्यादा आ रहा है। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? 2 ही मतलब हुआ, या तो अभ्यर्थी झूठ बोल रहा है या CSBC ने गड़बड़ी की है। तो आखिर हम क्या समझे? CSBC को ईमानदार हम कैसे समझे? CSBC अगर सही से काम कर रही है तो जैसे आपने अभियानंद सर का एग्जाम्पल दिया, तो CSBC वैसा कर दे, वीडियो फुटेज दिखा दे स्टूडेंट्स को कि देखिए आपने कहाँ गड़बड़ी, क्या दिक्कत है। आप लिखित परीक्षा का मार्क्स दे दीजिए, कट ऑफ बता दीजिए, फिजिकल टेस्ट जब लेते हैं उसी समय उनका मार्क्स स्लिप निकाल के दे दीजिए ऑनलाइन ही, हाथ में थमा दीजिए कि आपको इतना मार्क्स आया, इस चीज में इतना, इस चीज में इतना, जोड़ के कितना हुआ बता दीजिए। इस पहले करने में क्या दिक्कत? पहले BPSC, उसके बाद शिक्षक बहाली और अब सिपाही बहाली में जिस तरह की बातें आप बता रहे हैं और जिस तरह की पारदर्शिता का अभाव है, तो निश्चित रूप से इसका आक्रोश तो लोगों में होगा। एक बड़ी बहाली, आपने धन्यवाद भी दिया, लेकिन इन सारी चीज़ों को लेकर के जो माहौल बन रहा है उसमें पहले तो सरकार ने ये किया कि 33% आरक्षण दिया, ये भी स्वागत योग्य कदम है। लेकिन आपसे हमारी बातचीत हो रही थी तो आपने बताया कि इतना ही नहीं है, जनरल कैटेगरी में सिर्फ बिहार के लोग नहीं बल्कि देश से किसी भी हिस्से से लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या ये बिहार के लोगों का हकमारी नहीं है? देखिए, एक तो है कि जनरल कैटेगरी में बिहार से बाहर के लोग यानी पूरे देश के लोग अप्लाई करते हैं सामान्य कैटेगरी में, लेकिन जो 35% महिला आरक्षण मिल रहा है ना, सभी कैटेगरी में मिल रहा है, तो हमारा ये सवाल है सरकार से कि आप क्या सोचकर बिहार से बाहर की महिलाओं को जनरल कैटेगरी में आरक्षण दे रहे हैं? मतलब क्या तर्क है आपके पास? इसका कोई जवाब दे सरकार। 2016 से ऐसा किया गया है, महिला आरक्षण आप दे रहे हैं, चलिए हम लोग स्वागत करते हैं, लेकिन आप
बाहर की महिला को आरक्षण कैसे दे रहे हैं जनरल कैटेगरी में? इसका जवाब तो सरकार को देना चाहिए। क्या तर्क है सरकार के पास? क्या इसके लिए संवैधानिक कोई बाध्यता है? कोई बाध्यता नहीं से आरक्षण किसी भी राज्य में वहां के मूल निवासी को मिलता है। बिहार सरकार का भी जो गजट है, दिशा निर्देशों में स्पष्ट लिखा हुआ है कि किसी भी तरह का आरक्षण बिहार के मूल निवासी को ही मिलेगा। तो जब आपने लिखा कि किसी भी तरह का आरक्षण का लाभ बिहार के मूल निवासी को मिलेगा, तो ये 35% आरक्षण का लाभ बिहार से बाहर की महिला को जनरल कैटेगरी में आप क्यों दे रहे हैं? कैसे दे रहे हैं? ये तो संविधान का उल्लंघन आप कर रहे हैं, अपने ही द्वारा बनाए गए कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। जब आमिर सुबहानी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनमें जब पत्रकार द्वारा पूछा गया तो बोलते ये सरकार का फैसला है। ये नहीं बता रहे कि ये संवैधानिक रूप से सही है कि नहीं है, ये सीधा बोल रहे हैं ये सरकार का फैसला। ये कौन सा बात सरकार का फैसला है? आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो आप ये बताइए ना कि संवैधानिक रूप से ये सही है कि गलत है जी। और मामला पे आप दिखा रहे हैं कि अन्य राज्यों का एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो आप ये भी बताते कि 35% महिला आरक्षण बिहार से बाहर किस राज्य में लागू है जहां बाहर के लोगों को आरक्षण दे रहा है? किसी राज्य में ऐसा नहीं है। 1-2% रहता आरक्षण का लाभ बाहर के लोगों को मिलता तो चलिए उतना विरोध नहीं होता। 35% एक संख्या होती है जी। ये तो बिहार की बेटियों का हकमारी हो रहा है ना। आप दिखा रहे हैं कि हम आरक्षण दे रहे हैं महिला को बिहार में जी। अभी बहुत लोगों को ये पता नहीं है, बिहार की बेटियों को पता नहीं है, बिहार के बहुत सारे शिक्षकों को पता नहीं है। निश्चित रूप से आप एक बड़ा खुलासा कर रहे हैं। ये आरटीआई का जवाब है हमारे पास, और आमिर सुबहानी जी भी ने एक्सेप्ट किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये सरकार का फैसला है। ये कौन सा जवाब हो गया? यानी कि सरकार संविधान से ऊपर हो गया क्या? जब आप डोमिसाइल वापस किए शिक्षक बहाली में, वहां पे आप कह रहे हैं कि ये हमारी संवैधानिक बाध्यता है, आर्टिकल 16 ये वो दिखा रहे हैं, लेकिन आप इस मामले में क्यों नहीं कहे कि महिला आरक्षण का लाभ बिहार से बाहर की महिला को जनरल कैटेगरी मिले? तो इसमें संवैधानिक बाध्यता कहाँ है आपका? जी दिलीप जी, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है कि शिक्षक बहाली के बाद फिर ये बड़ी एक बहाली निकली है सिपाही की। सरकार बनाने से पहले और 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव ने कहा था कि वो 20 लाख लोगों को पहली कलम से सरकारी नौकरी 10 लाख 10 लाख, और उसके बाद नीतीश कुमार के साथ आए तो नीतीश कुमार ने कहा कि 20 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देंगे। ये आंकड़ा निश्चित रूप से स्वागत योग्य था, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में इन बहालियों को लेकर के और इस तरह की व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। इसमें अभ्यर्थियों को कितना दिक्कत होती है, और यदि आपसे कहा जाए कि आप इसके लिए लोगों को जागरूक करें कि आखिर कैसे वो इस सब चीज़ों से निपटें, तो आपका क्या विचार होगा? देखिए, इसमें तो 10 लाख की बात जो तेजस्वी यादव जी ने किया था जी, तो हम उनसे 10 लाख की बात कभी नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ उनको कहते हैं कि 6 लाख के लगभग सरकारी पद खाली है, उन्हीं पे आप वैकेंसी निकालिए, और वैकेंसी निकालिए ही नहीं बल्कि आप सही से उसको पूरा करवाइए। सबसे बड़ी बात यह है प्रक्रिया पारदर्शिता होनी चाहिए, और जितना सीट पे वैकेंसी निकलती है उतना पे बहाली। प्रथम इंटर स्तरीय एक बहाली आई थी बीएसएससी के द्वारा 2014 में, 8 साल के बाद वो 2022 में पूरा हुआ है जी। और कई बार उसके लिए हमको लाठी खानी पड़ी, जेल जाना पड़ा जी। और उसमें उन्होंने क्या किया, 1778 अभ्यर्थी जो काउंसलिंग करवा चुके थे, पीटी पास, मेंस पास, 8 साल से लगे हुए थे और काउंसलिंग करवा लिए, उनको बाहर कर दिया। और 1757 सीट अभी भी उसमें खाली है। तो क्यों नहीं आप 1778 अभ्यर्थियों को ज्वाइन करवा रहे हैं? क्यों सीट खाली रखे हुए हैं? तो आप तो दिखा दिए कि 13,000 उस समय जीतनराम मांझी जी मुख्यमंत्री थे, लेकिन जब ये बहाली पूरा हुआ उस समय तो नीतीश जी सरकार में थे, तेजस्वी जी मान लीजिए उस समय नहीं थे। लेकिन सरकार से हमें मतलब है, बिहार सरकार से मतलब है, चाहे सरकार में जो भी पार्टी रहे, जो भी नेता रहे, तो हम तो सरकार से मांग कर रहे हैं। रही बात तेजस्वी यादव जी की, 10 लाख की बात इन्होंने किया, तो हम उनसे यही कर रहे हैं कि 6 लाख खाली है पद, उन्हीं पे आप सही से बहाली कर दीजिए। और अभी जो बहाली आई है, शिक्षक बहाली 1,70,000, सिपाही बहाली 21,351, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं तेजस्वी जी को, नीतीश जी को, लेकिन साथ ही उनसे हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि जो प्रक्रिया पिछले 10 साल से चल रही है बिहार में धांधली सेटिंग का, उसको रोकिए। सबसे ज्यादा जरूरी है, आज आप चल जाइए, पहले पटना में होता था, बिहार के हर जिला में आप चल जाइए ना, 38 जिला में से कम आप 25-30 जिला में चल जाइए, आपको मिल जाएगा कि वहां छोटे स्तर पर भी दलाली हो रहा है कि बहाली में कैसे हम सेटिंग करा देंगे। तो ये बंद होना चाहिए। अभ्यर्थियों में आज क्या माहौल हो गया है कि अभ्यर्थियों को विश्वास नहीं हो रहा कि हम पढ़ेंगे तो हमको नौकरी मिलेगी। अभ्यर्थियों को लग रहा है कि हमको सेटिंग से ही नौकरी मिलेगी। तो ये विश्वास सरकार को दिलाना चाहिए, विश्वास आयोग को दिलाना चाहिए कि हम सही से बहाली पूरा करेंगे। हम लोग दिन रात शिक्षा माफियाओं के खिलाफ लड़ रहे हैं जी। कई बार हम उजागर कर चुके, कई लोग जेल भी गए, लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार क्या एक कानून नहीं बना सकती कि अगर जो भी लोग पकड़े जाएंगे, चाहे पेपर लीक में संलिप्त पकड़े जाए, दूसरे के बदला में दूसरा कोई एग्जाम देने बैठे, सेंटर मैनेज वाली बात हो, चाहे वो टीचर हो, अभ्यर्थी हो, कोई नेता हो, उनको 10 साल की सजा दीजिए, आप उनकी सारी संपत्ति को जब्त कीजिए, देखिए ये धांधली सेटिंग रुक जाएगा। लेकिन होता क्या है, जो लोग भी पकड़े जाते हैं, डीएसपी तक पकड़े जाते हैं पेपर लीक में, 6 महीना, 3 महीना, 2 महीना में वो बाहर आ जाते हैं जेल से, और केस जो है ठंडे बस्ते में पड़ जाता है, उसके बाद कुछ नहीं होता, जाके वो नौकरी ज्वाइन कर लेता है। तो इससे मनोबल बढ़ता है लोगों को
कि चलो अरे 6 महीना जेल में रहना क्या दिक्कत है, करोड़ों रुपया तो कमा लेते हैं। कई शिक्षा माफिया ऐसा बोल चुके हैं जी कि अब क्या होगा, जेल ही ना जाएंगे, 6 महीना में तो बाहर आ जाएंगे, करोड़ों रुपया तो कमा लेते हैं उससे। दिलीप जी, एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आप लोग लगातार सवाल खड़े करते रहते हैं, सरकार की नाकामियों को, कमियों को, खामियों को आप लोग बताते रहते हैं। उसके बाद भी सरकार अगर नहीं सुधार करती है तो ये सुधरेगा कैसे? देखिए, हम तो एक चीज के लिए नीतीश जी को धन्यवाद भी देंगे जी। कि हम पिछले 8-10 साल से लड़ रहे हैं जी। ये अलग बात है कि पिछले 3-4-5 साल से लोग हमको जान रहे होंगे, लेकिन लड़ रहे हैं हम पिछले 8-10 साल से। तो नीतीश जी को इस बात के लिए हम धन्यवाद देंगे कि बहुत सारी बातों को माना है उन्होंने, हमारी बहुत सारी बातों, पहले तो नहीं माने, शुरुआत में तो नहीं मानते थे, लेकिन अब पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं कि बहुत सारी बातों को, हमारी मांगों को नीतीश जी ने माना है जी। यानी सरकार ने माना है। चूंकि नीतीश जी ही है सरकार में, मुख्यमंत्री लगा तो उन्हीं का नाम लेना पड़ता है। तो नीतीश जी ने हमारी बहुत सारी मांगों को माना, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। जैसे बीपीएससी में बहुत सारा सुधार हुआ, परीक्षा नियंत्रक को हटाया गया, उसके बाद बीपीएसएससी दरोगा बहाली का जो आयोग था वो पहले प्राइवेट अपार्टमेंट में था, हम बहुत बार आवाज उठाए, तब वो चलाया, सरकारी बिल्डिंग में चलाया, सप्तमूर्ति के पास हार्डिंग रोड में। अब बहुत सारा सुधार हुआ है, अन्य चीजों में हुआ, तो इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं नीतीश जी को। लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज बाकी है और बहुत सारे शिक्षा माफिया हावी हैं जो कि नीतीश जी के करीबी भी होंगे और नीतीश जी का नाम लेकर वो लोग सेटिंग धांधली करवाते हैं। तो इसलिए नीतीश जी को तो उसमें कोई हिस्सा नहीं मिल रहा होगा, मुझे लगता है जहां तक। लेकिन नीतीश जी का नाम लेके वो लोग जो है उनका नाम का दुरुपयोग कर रहे थे। ये नीतीश जी को सोचना चाहिए कि उनके नाम का दुरुपयोग हो रहा है और कोई जो है, जो बहुत लोग हैं ऐसे जो उनका नाम लेकर धांधली सेटिंग करवाते हैं, पैसा कमाते हैं और बदनामी नीतीश जी की होती है। तो नीतीश जी को चाहिए कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई करे, एक कानून बना दे कि शिक्षा माफियाओं को सख्त कानूनी कार्रवाई हो और धांधली सेटिंग रुके। और इसके लिए हम सरकार से ये बार बार मांग कर रहे हैं कि आप एक दिशा निर्देश दीजिए सभी भर्ती आयोग को। जब बिहार लोक सेवा आयोग संवैधानिक संस्था है और बिहार में ही है, उसमें आप ओएमआर सीट देखिए, आंदोलन किए तो अब ऑनलाइन जारी हो जा रहा है। आंसर की जो है 2 बार 3 बार जारी होता है और रिजल्ट से पहले फाइनल आंसर की अब दे दिया जा रहा है। कई बार विवाद हुआ, हम लोग आंदोलन किए तो अब फाइनल आंसर की रिजल्ट से पहले दे दिया जा रहा है। उस पर भी अगर आपत्ति है तो लोग उस पर कर सकते हैं, जाके आयोग जाके बात कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज हुआ बीपीएससी में किया, इसके लिए हम सरकार को धन्यवाद देते हैं। अतुल प्रसाद जी जो चेयरमैन है उनको धन्यवाद देते हैं। तो यही चीज क्या अन्य भर्ती आयोग में नहीं हो सकता? बिल्कुल। दरोगा बहाली, सिपाही बहाली में, बीएसएससी सचिवालय सहायक में नहीं हो सकता। अभी रविवार को सचिवालय सहायक मेंस की परीक्षा हुई है, उसमें न क्वेश्चन दिया गया, न ओएमआर सीट का कार्बन कॉपी दिया गया, कुछ नहीं, न आंसर बताया जाता है, न कट ऑफ, न मार्क्स। तो क्या ये तरीका हुआ आपका एग्जाम लेने का? क्या मतलब हुआ? पीटी में भी वही तीनों शिफ्ट का पेपर लीक हुआ, क्वेश्चन वायरल हुआ, तो उस परीक्षा का क्या मतलब है? हम अभी भी सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप एक दिशा निर्देश जारी कीजिए कि चाहे दरोगा बहाली हो, सिपाही बहाली हो, बीएसएससी सचिवालय सहायक, कोई भी बहाली हो, शिक्षक वाली हो, कोई भी वाली हो, उसमें ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी मिले, क्वेश्चन बुकलेट मिले, परीक्षार्थियों को परीक्षा समाप्ति बाद आंसर की जारी हो और जब रिजल्ट आए तो कट ऑफ सभी का मार्क्स जारी हो। जहां फिजिकल टेस्ट होता है वहां फिजिकल का मार्क्स फिजिकल टेस्ट के तुरंत बाद दे दिया जाए लिखित रूप में और उसके पारदर्शी तरीके से हो। अब वीडियो फुटेज रखा जाए, जिस भी अभ्यर्थी को आपत्ति हो वो जाके देख ले, क्या दिक्कत है? आप दिखा दीजिए, आप ही की छवि सुधरेगी ना। अभी बीपीएससी में सुधार हुआ तो अभी हम ही बोल रहे हैं कि बीपीएससी में सुधार हुआ, हम धन्यवाद दे रहे हैं सरकार को। 1 साल पहले आप कहते तो बीपीएससी को हम भ्रष्टाचार का अड्डा, आप ही के चैनल पे हम बोलते थे कि बीपीएससी भ्रष्टाचार का अड्डा है, लेकिन आज हम कह रहे हैं कि नहीं, बीपीएससी में अभी साफ सुथरा एग्जाम हो रहा है और शिक्षक बहाली में भी हमें उम्मीद है कि बहुत अच्छे से एग्जाम होगा, धांधली सेटिंग उसमें नहीं होगी। हाँ, वही दरोगा बहाली, सिपाही बहाली में, बीएसएससी में हम अभी भी कह रहे हैं कि धांधली सेटिंग चरम पे है। तो इस चीज सरकार को रोकना चाहिए। अगर सरकार चाहती है कि उनकी बदनामी ना हो, हम लोग भी चाहते हैं कि सरकार की बदनामी ना हो। बिहार की अगर पेपर लीक होता है तो क्या बिहार की बदनामी नहीं होती? और सही लोगों को मौका भी मिले, सही लोगों को, अगर सही लोग जाएंगे, ईमानदार लोग जाएंगे तो सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन सही से होगा। गरीब लोगों को या जिनके लिए योजना बनी है उन तक इस योजना का लाभ पहुंचेगा, तो राज्य का भी विकास होगा ना। और गलत लोग जाएंगे तो राज्य का विकास संभव नहीं है। इसलिए हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि पारदर्शिता लाइए और युवाओं के साथ आप न्याय कीजिए। अगर नीतीश जी 2005 में आप मुख्यमंत्री बने हैं तो आपको भी याद होगा कि आप भिकना पहाड़िया बाजार समिति में किस तरह लॉज जाके छात्रों से मिलते थे और वो छात्रों ने ही आपको हीरो बनाया, बिहार का मुख्यमंत्री बनाया और 2005 से अभी तक आप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और एक बार फिर आप युवाओं के साथ आप न्याय कीजिए तो युवा आपके साथ हो जाएंगे। अभी आपसे युवा मोह भंग हो चुका है, सभी को पता है कि युवा नीतीश कुमार जी से दूर हट चुके हैं। लेकिन अगर आप युवाओं का साथ दीजिएगा, युवाओं के साथ न्याय कीजिएगा, छात्रों के साथ न्याय कीजिएगा नीतीश जी, तो यही युवा आपको फिर से हीरो बना देंगे। तो इसलिए आप हाथ जोड़कर विनती है नीतीश जी कि 2005 का वो दिन याद कीजिए और युवाओं के साथ न्याय कीजिए और पारदर्शिता लाइए। सभी बहाली में धांधली सेटिंग को रोकिए, पेपर लीक को रोकिए। हम लोग भी चाहते हैं
कि बिहार की छवि अच्छी हो, बिहार बदनाम ना हो। तो इसलिए हम लोग इस चीज के खिलाफ लड़ रहे हैं। पेपर लीक होता है, बिहार की बदनामी बाहर होती है। आज हम दिल्ली में भी जाते हैं तो वहां भी लोग हमसे पूछते हैं कि क्या सचिवालय सहायक की परीक्षा सही से हो रही है, शिक्षक बहाली क्या सही से हो जाएगी, धांधली सेटिंग नहीं होगी। हम क्या वहां जवाब दें? हमारे पास भी जवाब होना चाहिए। तो हम झूठ नहीं बोल सकते। हम बोलते हैं कि बीपीएससी से हो रही है अभी बहाली, तो अभी सही से होगी। लोग कहते हैं कि नहीं धांधली होगी, पेपर लीक होता है बीपीएससी में। हम उनको बोलते हैं कि नहीं, बीपीएससी अब सुधर गया है, बीपीएससी में बहुत सुधार हुआ है, तो अच्छा से एग्जाम होगा। लेकिन जब दरोगा बहाली की बात आती है, सचिवालय सहायक की बात आती है, वहां हमको चुप रहना पड़ता है बाहर जाकर कि क्या हम जवाब दें, झूठ कैसे बोल दें हम। क्योंकि सिपाही बहाली, दरोगा बहाली में धांधली होती है। अभी एक मामला आया है मुजफ्फरपुर का, जिसमें एक हस्बैंड ने ये कहा है कि वो अपनी पत्नी को 20 लाख रुपया दिया था 1717 दरोगा बहाली के समय 20 लाख रुपया दिया था, और उसकी पत्नी ने 10 लाख अपना और 10 लाख अपने बॉयफ्रेंड के लिए सेटिंग के लिए एक दलाल को दिया था। दोनों का नौकरी हो गया, 17 दरोगा, दोनों दरोगा बन गया, और इसको छोड़ दी फिर वो लड़की। अभी एक दैनिक भास्कर में खबर छपी है, हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। और हम 17 दरोगा बहाली से कहते आ रहे हैं कि पेपर लीक हो रहा है, OMR सीट बाद में रंगवाया जाता है, सेटिंग हो रहा है, लेकिन सरकार उस पर एक्शन नहीं लेती है। BPSSC दरोगा बहाली का जो है हमारे खिलाफ नोटिस जारी करती है। लेकिन आज सब चीज साबित हो रहा है धीरे धीरे। आज खुद अभ्यर्थी जो पास किए उसके हस्बैंड बोल रहे हैं ऐसा, तो क्या उस पर जांच नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल। जब भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस आप कह रहे हैं नीतीश कुमार जी, तो जांच करवाइए उस पर। बिल्कुल, ये तो सरासर गलत हुआ ना कि अपना भी सेटिंग करवा रही है, बॉयफ्रेंड का भी सेटिंग करवा रही है। ऐसा तो कई लोग होंगे, तो उसकी जांच होनी चाहिए। तो दिलीप जी ने अपनी बातें रखी और एक बात और हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि अभ्यर्थियों से भी अपील करेंगे कि आप भी दलालों के चक्कर में ना पड़े, धांधली सेटिंग के चक्कर में ना पड़े। अपने मेहनत पे भरोसा रखिए, ईमानदारी पे भरोसा रखिए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। जितना समय आप धांधली सेटिंग में लगाइएगा उतना पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, आपकी नौकरी लग जाएगी, जो कि ये बहाली बहुत बड़ी है। और धांधली सेटिंग के चक्कर में ना रहे, क्योंकि 90% जो होता है ना वो फर्जी होता है। 10% ही होता है जो सेटिंग वेटिंग सही में करवाता होगा। 90% फर्जी रहता है, पैसा ले लेता है, पैसा वापस भी नहीं करता है। और उसके बाद परीक्षार्थी जो है, अभ्यर्थी, वो थाना भी नहीं जा सकते, पुलिस भी नहीं जा सकते, उन्होंने गलत किया। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है, जितने भी आप लोग छात्र छात्रा हैं, दलालों के चक्कर में ना पड़े, आप लोग पढ़ाई कीजिए। हम आपके लिए लड़ रहे हैं कि पारदर्शिता हो, धांधली सेटिंग ना हो, और कहीं भी आप संलिप्त ना होइए, पेपर लीक हो चाहे कोई भी धांधली सेटिंग, क्योंकि अगर आप पकड़े जाइएगा तो आप पे बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। आप 5 साल 10 साल के लिए आप परीक्षा से प्रतिबंधित हो जाइएगा। तो इसलिए ये सब चक्कर में नहीं पड़िए। जहां भी कुछ गड़बड़ी आपको लगी, आप तुरंत सूचना दीजिए सरकार को, पुलिस को, जो संबंधित तंत्र है उनको सूचना दीजिए। आप इसमें सहयोग आप भी कीजिए। सब कुछ सरकार पर ही नहीं छोड़ना, हम लोग को भी सहयोग करना है। अगर इस तरह से कोई बात सामने निकल करके आती है, दिलीप जी आप तो चूंकि छात्र नेता के रूप में आप जाने जाते हैं, अगर इस तरह की कोई सेटिंग है, इस तरह की धांधली की कोई जानकारी आती है और आपसे लोग सहयोग मांगेंगे, तो आप उसके लिए तैयार हैं? बिल्कुल, हम तो सहयोग करते हैं। बीपीएससी में पेपर लीक हुआ, हमने उजागर किया, सरकार तक पहुंचाया। बीएसएससी में वैसा हुआ तो हमने उसको सरकार तक पहुंचाया, जांच एजेंसी तक पहुंचाया। तो हम तो इतना जो कर सकते हैं वो किए ही हैं, आगे भी हम करेंगे। तो इसलिए हम सबसे आगे भी करेंगे। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि हम गलत काम करेंगे, मतलब गलत चीज को हम उजागर करेंगे, सही चीज हो उसके लिए लड़ेंगे। और आप सबसे भी हम अपील कर रहे हैं कि इसमें आप सरकार का, आयोग का और पुलिस प्रशासन का साथ दीजिए, जांच एजेंसी का साथ दीजिए। जहां भी आपको कुछ लगता है कि गड़बड़ी हो रही है, आप जांच एजेंसी, जो भी आर्थिक अपराध इकाई है बिहार में, उसको भेजिए। साइबर सेल है बिहार सरकार का, उसको आप सूचना पहुंचाइए, वो लोग जांच करेंगे। क्योंकि हर चीज जरूरी नहीं कि पुलिस एक एक आदमी के पास नहीं बैठा होता। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग को भी सहयोग करना पड़ेगा। आम लोगों को इसके लिए अवेयर होना पड़ेगा। बिल्कुल, जागरूक होना पड़ेगा सभी लोगों को, तभी ये तंत्र खत्म होगा। क्योंकि कोई भी राज्य हो, कोई भी देश हो, हर आदमी के ऊपर पुलिस नहीं नजर रख सकती है। तो इसलिए जहां भी आपको लगे कि गड़बड़ी हो रही है, जैसे दलाल लोग संपर्क करते हैं अभ्यर्थी से, तो आप तुरंत उसकी सूचना दीजिए ना, आर्थिक अपराध इकाई को, पुलिस को, किसी को भी सूचना, सरकारी एजेंसी जो भी है उनको सूचना दीजिए आप लोग भी। जी, तो दिलीप जी ने अपनी बातें रखी और एक छात्र नेता के रूप में इन्होंने जो बातें रखी वो उसमें 2 पहलू थे। एक पहलू था सरकार के लिए कि सरकार पारदर्शी तरीके से इन युवाओं के, छात्रों के, अभ्यर्थियों के लिए न्याय करे और जो भी बात हो वो साफ साफ लगे, जिससे कि सरकार की साख पर बट्टा न लगे। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि यदि आप अभ्यर्थी हैं, चाहे किसी भी सेगमेंट में हों, आप छात्र से आगे बढ़ते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, आप तैयारी करते हैं, बीपीएससी में जाते हैं, शिक्षक बहाली में जाते हैं, या फिर सिपाही बहाली में जाते हैं। सिपाही बहाली के लिए भी कई दुकानें लगातार खुल कर सामने आई है, लगातार ट्रेनिंग हो रहा है। लेकिन खैर इन सब बातों से अलग दिलीप जी ने जो बात कही वो दोनों ही
कुनबे के लिए, चाहे वो सरकार के लिए हो या फिर छात्रों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए हो, दोनों के लिए काफ़ी फ्रूटफुल है। और अगर जैसा कि दिलीप जी ने कहा भी है कि किसी को भी या सरकार को या फिर उन अभ्यर्थियों को इनकी ज़रूरत होगी तो ये बैठ करके बात करने के लिए और सही रास्ते में जो चर्चाएं होंगी उसके लिए तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सेगमेंट में फिर इनसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।